हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा अकाउंटिंग रेशियोज। जैसा कि बच्चा हमने अभी देखा था एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि हमारे पास 5 टूल्स होते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के लिए। फर्स्ट वन था हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट, सेकेंड वन था हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड देन था हमारा ट्रेंड एनालिसिस। इन तीनों को बच्चा हमने अपने लास्ट चैप्टर में ही, जो कि एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स था, वहाँ स्टडी कर लिया था। अब हमारे 2 टूल्स बचे हैं, अकाउंटिंग रेशियोज और कैश फ्लो एनालिसिस का। तो अकाउंटिंग रेशियो मतलब रेशियो के थ्रू एनालाइज करना, वो हम इस वाले चैप्टर में सीखेंगे, और कैश फ्लो एनालिसिस हम अपने इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में सीखेंगे, जिससे हमारे 5 टूल्स हो जाएंगे, दैट इज एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। तो बच्चा, इसमें हम अपने कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। भी रेशियो एनालिसिस होता क्या है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, हम उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस पढ़ेंगे। देन हम टाइप ऑफ रेशियोज, डिफरेंट टाइप्स की रेशियो पढ़ेंगे, क्या होती है, किस किस तरीके से टाइप्स में वो डिवाइडेड है। देन हम नीचे जो चारों हैं, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, ये टाइप ऑफ रेशियोज हैं, इनको वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। एक रेशियोज के अंदर जैसे लिक्विडिटी रेशियो है, उसके अंदर कितनी रेशियोज होंगी, 2 3 जितनी भी होंगी। सॉल्वेंसी के अंदर 4 5 जो भी होगी, हम उनको वन बाय वन करके कंसेप्ट को सारे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए अपना आज का लेक्चर, जो कि रहेगा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। सबसे पहले आपको पता ही होना चाहिए रेशियो एनालिसिस क्या होता है, फिर साथ में साथ हम उसके ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे क्या होते हैं। तो देखिए बच्चे, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, रेशियो एनालिसिस मतलब जब हम एनालाइज करेंगे अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को रेशियो के थ्रू, तो आपको पता होना चाहिए रेशियो क्या होता है। तो देखिए, ए रेशियो इज ए मैथमेटिकल नंबर कैलकुलेटेड एज ए रेफरेंस टू रिलेशनशिप ऑफ 2 और मोर नंबर्स और एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन, प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड ए नंबर ऑफ टाइम्स। जो एक रेशियो है वो एक मैथमेटिकल नंबर है बच्चा, जो हम कैलकुलेट करते हैं रिलेशनशिप ऑफ 2 मोर नंबर्स, मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा फिगर्स को लेके हम कुछ एक्सप्रेस मतलब उसमें कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, और उससे जो रेशियो निकल के आती है वो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। भी इसके अकॉर्डिंगली ये रहेगा, इसके रिलेशन में, मीन्स हमारा प्रॉफिट हमारी सेल्स के रिलेशन में ये है, हमारा प्रॉफिट जो हमने अपनी कैपिटल लगाई उसके रिलेशन में ये है। वो किस किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं रेशियोज को बच्चों, वो है फर्स्ट वन इज फ्रैक्शन, सेकंड वन इज प्रोपोर्शन, थर्ड इज परसेंटेज एंड देन नंबर ऑफ टाइम्स। फ्रैक्शन में आपको पता ही है, लाइक अगर मैं लिख देती हूँ 1/4, हम बोल देते हैं ना 1/4, दिस इज फ्रैक्शन। तो कुछ रेशियो हम अपने फ्रैक्शन में कैलकुलेट करते हैं। देन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब जैसे 2:1, 3:2, इस तरीके से, मतलब हमने कोई भी 2 नंबर्स लिए होंगे, एक नंबर 2 है तो उसका सेकंड नंबर उसका हाफ है, इस तरीके से हमने प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंगली उसको रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया 2 नंबर्स में। थर्ड है परसेंटेज, मैं कहती हूँ मेरा जो प्रॉफिट है वो 20% है सेल्स का, ठीक है, तो हम परसेंटेज में इस तरीके से काउंट करते हैं। देन है नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कई बार हम अपनी परसेंटेज के रेशियो को नंबर ऑफ टाइम्स में भी काउंट कर सकते हैं, लाइक कि वो उसका 5 टाइम्स है। ठीक है, हमारी जो स्टॉक है वो जो हमारी सेल्स है उसका 5 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, इस तरीके से। तो कई बार हम रेशियोज को इस तरीके से अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या हुआ, जब आपने 2 नंबर में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, लाइक आपने बोला कि जो मेरी कैपिटल है, वो जो मेरी एसेट्स है वो मेरी टोटल कैपिटल का 1/4 है, इस तरीके से एसेट्स में किया और आपने टोटल कैपिटल में किया। 2:1, मेरे जो करंट एसेट्स है और वो जो मेरी करंट लायबिलिटीज़ है उनके बीच में 2:1 का रेशियो, मीन्स जो आपकी करंट एसेट्स है वो 2 है, तो जो आपकी करंट लायबिलिटीज़ है वो 1 है, मीन्स उसका हाफ है, या फिर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज का डबल है। ठीक है, परसेंटेज, मैंने बोला जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, फिर जो मेरा नेट प्रॉफिट है, जब मैं अपने सेल्स के साथ उसको कंपेयर कर रही हूँ, वो उसका 20% आ रहा है, मतलब मैं जितनी भी सेल्स कर रही हूँ उसमें से 20% मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है। 5 टाइम्स 10 टाइम्स वही कि ये इस चीज़ का 5 टाइम्स है। किस चीज़ का 5 टाइम्स है और क्या उसका है, तो वो 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर देने को ही क्या बोलते हैं बच्चा, हम रेशियो बोलते हैं। क्लियर है।
देखिए, अब आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया, उसमें से जब आपने डाटा लिया, जब आप उसको एनालाइज करोगे तभी तो आप कुछ उस पर डिसीजन ले पाओगे। अगर हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के डाटा को स्टडी किया, उसको एनालाइज किया, अब उसको एनालाइज करने के लिए अलग अलग टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एक सिंगल नंबर, मैं कह रही हूँ जो मेरी करंट एसेट्स है वो 2 lakhs है, तो आपको उससे क्या लेना देना, आपने उससे क्या सोचा, इनकी करंट एसेट्स 2 lakh है, बस, नथिंग एल्स। बट जब आप उसको किसी और चीज़ के साथ रिलेशन करके एस्टेब्लिश करेंगे, जब मैंने बोला भाई मेरी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज़ के मुकाबले में 2 लाख रुपए है, अगर वो 1 लाख है तो वो 2 लाख है, जब आपने 2 नंबर को एस्टेब्लिश कर दिया, उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर दिया, यहाँ से आपको पता चला भाई कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो कैसी है, वो ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी करंट एसेट्स उसकी करंट लाइबिलिटी से डबल है। तो यहाँ से हम एनालिसिस करके कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं, जो भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या जितनी भी थर्ड पार्टीज हो गए, इंटरनल यूजर्स हो गए, वो उस बेस पे डिसीजन ले सकते हैं। तो एनालिसिस करके कुछ रिलेशन बनाना पड़ेगा। लाइक अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, एक कंपनी है ABC, एक कंपनी है XYZ, ठीक है, आपके पास गिवन है इसकी सेल्स, ठीक है, इसकी सेल्स गिवन है, आपने बोला कि इसकी जो सेल्स है वो 1 लाख है, ठीक है, इसकी जो सेल्स है वो 2 लाख है। अब अगर आप इस सिंगल फिगर को लोगे तो आप क्या बोलोगे, XYZ कंपनी ABCD कंपनी से ज़्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि उसकी सेल्स डबल है ऑलमोस्ट ABC कंपनी से, क्यों, ABC की 1 लाख है, XYZ की आपकी 2 लाख है, ठीक है। बट जब मैंने देखा किसी रिलेशन के साथ इसको एस्टेब्लिश किया, तो मैंने निकाला जो प्रॉफिट परसेंटेज आता है, भाई कितना प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो, तो हमने देखा हम जितनी भी सेल्स कर रहे हैं ये उस पर 20% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जबकि ये सिर्फ 5% प्रॉफिट अर्न कर रहा है। भाई उसने 2 लाख रुपए की सेल ज़रूर कर दी है, तो उसमें उसकी कॉस्ट भी तो इंक्लूड होगी ना सेल्स में, लेकिन प्रॉफिट उसको कितना हुआ, सिर्फ 5%, जबकि उसने सेल सिर्फ 1 लाख रुपए की करी, प्रॉफिट उसको 20% हो रहा है, ठीक है। सेल्स का ही हम ले लेते हैं कि 20% प्रॉफिट है, तो यहाँ पे उसको कितना प्रॉफिट हो गया, लगा लो 20,000 रुपये, ठीक है, और यहाँ पे उसको कितना प्रॉफिट होएगा, इसका 10,000 रुपीज़ इसका हमारा प्रॉफिट आ गया। तो देखिए इसका प्रॉफिट आ रहा है बच्चा 10,000 रुपीज़ पर ईयर, एग्जाम्पल है जस्ट, जबकि उसने 2 लाख की सेल करी, उसने सेल सिर्फ 1 लाख की करी, जिसमें उसने 20,000 रुपये प्रॉफिट अर्न कर लिया, इससे डबल प्रॉफिट अर्न कर लिया, इससे हाफ सेल्स करके। तो जब आपने 2 फिगर्स को, 2 नंबर्स को एक्सप्रेस किया, सेल्स एंड प्रॉफिट को जब आपने कंपेयर करा, एक साथ रख के उन दोनों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, तभी आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। एक सिंगल फिगर के बेस पे उसको बिना किसी चीज़ के साथ रिलेट करे हम अच्छे डिसीजन पे अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो रेशियो वही बोलते हैं कि हम 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, उसको हम रेशियो बोलते हैं। डन। देखिए, व्हेन द नंबर इज कैलकुलेटेड बाय रेफरिंग टू 2 अकाउंटिंग नंबर्स डिराइव्ड फ्रॉम द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इज टर्म्ड एज अकाउंटिंग रेशियो। जब हम एक नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, लाइक जैसे 2:1, 3:1, 2 नंबर्स के बीच में, इन 2 नंबर के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करके उसको हम अकाउंटिंग रेशियो बोलते हैं। देखिए, रेशियो एनालिसिस इज अ टेक्निक विच इन्वॉल्व्स रीग्रुपिंग ऑफ डाटा बाय एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिकल रिलेशनशिप थ्रो इट्स इंटरप्रिटेशन इज ए कॉम्प्लेक्स मैटर। ऑब्वियसली इंटरप्रेट करना कॉम्प्लेक्स है, बट फिर भी ये एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, रीग्रुप करते हैं डाटा को। रीग्रुप किया ना हमने, ये सेल्स कहीं और से उठाया, प्रॉफिट का डाटा कहीं और से उठाया, बाय एप्लीकेशन ऑफ अर्थमेटिकल रिलेशनशिप। जो भी रिलेशनशिप है, जो भी फॉर्मूला है रेशियोज को, उस तरीके से करके हम उसमें रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके कुछ ना कुछ इंटरप्रेट कर लेते हैं। इंटरप्रेट करना कॉम्प्लेक्स है, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं इंटरप्रेट करने की। डन। तो इस तरीके से बच्चा बेसिक सा है कि रेशियो क्या होता है, 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना, एक नया नंबर निकल के आ जाना, दैट इज ए रेशियो। डन। बस आपको इतना ध्यान रखना है। नॉर्मली इस चैप्टर में हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं रहता, ये जस्ट हल्का सा हमारा शुरू में थ्योरी पोर्शन है। डन।
अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि रहेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। ठीक है, अब रेशियो एनालिसिस आपको क्या ऑब्जेक्टिव्स में अचीव करने में हेल्प करता है हम वो देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट वन है टू नो द एरियाज ऑफ द बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन। भाई जब आपने देखा कि आपने अपनी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करके रेशियो निकाला तो आपको वहाँ से उस एरिया का पता चल सकता है जिसको आपकी अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अब जैसे इन्होंने देखा जो हमारी ये सेल्स है, जब उसने प्रॉफिट के साथ कंपेयर करा, भाई हमारा इतना ज़्यादा प्रॉफिट इसलिए आ रहा है क्यों, हमारी जो मार्केटिंग टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वो क्या करेंगे, उस मार्केटिंग टीम पे और ज़्यादा फोकस करेंगे, वो स्ट्रेंथ बन गई उनकी, वो उसी स्ट्रेंथ को और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सेम XYZ ने जब देखा कि हमारा प्रॉफिट इतना कम आ रहा है परसेंटेज दूसरी कंपनीज के हिसाब से, तो उसने देखा भाई उनकी मार्केटिंग टीम अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो अपनी मार्केटिंग टीम पे ध्यान देंगे। क्यों? क्योंकि उस एरिया को फोकस की ज़रूरत है, अटेंशन की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ पॉइंट्स को हम और स्ट्रेंथ करने की कोशिश करते हैं और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, और अगर कोई हमारा वीक स्पॉट है, वीक पॉइंट है, तो उसको हम अपना बेटर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उस वीक पॉइंट्स की वजह से हमारा जो प्रॉफिट्स वगैरह है, जो हमारी कंपनी है वो कम काम कर पा रही है। डन। देखिए सेकेंड वन है टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरियाज विच कैन बी इम्प्रूव्ड विद द एफर्ट इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। ये सेम ही है, ये उस एरिया के बारे में बता देगा आपको जो आप जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो अगर आप उसमें एफर्ट्स डालो। भाई जब आपको पता चल गया आपकी मार्केटिंग टीम की वजह से उसकी जो टीम है उनकी इस चीज़ में दिक्कत है, यहाँ पे वो वीक पड़ रहे हैं, वो जो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं वो कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रही है, अब आपको उनके पॉइंट्स को पता चल गया ना, तो आप उस डिज़ायर्ड डायरेक्शन में, मतलब उस मार्केटिंग टीम के उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट पे जाके उसको वीक पॉइंट्स जो उसके हैं उसको हटा के उनको बेटर डायरेक्शन में इम्प्रूव कर सकते हैं। जब आपने देख लिया भाई मार्केटिंग टीम में जो एडवर्टाइजमेंट वाला डिपार्टमेंट है, जो उसका सब डिपार्टमेंट है, उसकी वजह से कस्टमर्स को एडवर्टाइजमेंट नहीं पसंद आ रही है और हमारी सेल्स कम भी हो रही है, मतलब वो हम उसको ज़्यादा प्राइस पे नहीं सेल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स को दूसरों के प्रोडक्ट्स ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो क्यों आपने उसका रीज़न फाइंड आउट करना है और उस रीज़न के अकॉर्डिंगली फिर आप एक्शन तो लेंगे ना, ऑब्वियसली बात है, उसको इम्प्रूव करेंगे। तो रेशियो एनालिसिस वही आपको वीक स्पॉट्स के बारे में बता देगा ताकि आप उसके ऊपर अपना एक्शन ले सकें। डन। Then third one है to provide a deeper analysis of profitability, liquidity, solvency and efficiency levels in a business। जो हमारा रेशियो एनालिसिस है बच्चा वो आपको इन चारों चीज़ों के बारे में, मतलब अलग अलग रेशियो के थ्रू हम इन चारों चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। लिक्विड प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब हम कितना प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं, हमारी प्रॉफिट कैपेसिटी कैसी है, अर्निंग कैपेसिटी कैसी है वो पता लगा सकते हैं। लिक्विडिटी मीन्स हमारे बिजनेस में कितना लिक्विड पोजीशन है, हमारी लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, मीन्स हम कितनी जल्दी सामने वाले को पेमेंट्स दे पा रहे हैं। सॉल्वेंसी जो आपकी लॉन्ग टर्म पोजीशन को देखेगा, मतलब लॉन्ग टाइम में क्या हम लोन्स वगैरह, लाइबिलिटीज़ वगैरह जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है उसको पे करने की कैपेसिटी रखते हैं। देन एफिशिएंसी लेवल्स मीन्स जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, हमारी इन्वेंट्री वगैरह, ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन सब के साथ जो ऑपरेटिंग हो गए डेली बेसिस पे, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हमारी क्या है, हम बिजनेस को अच्छे से ऑपरेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। इन चारों सेक्शन में बच्चा हम रेशियो एनालिसिस के थ्रू बहुत अच्छे से अपना एनालिसिस करके और उस पर को अपनी अगर कहीं पे वीक स्पॉट्स है तो उसको कवर कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हम अपना और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इन चारों को ही रेशियोज़ को बचे, चारों डिफरेंट टाइप्स की रेशियोज़ होगी, इन्हीं को हम इस पूरे चैप्टर में अपनी पढ़ने वाले हैं। डन। देखिए फोर्थ वन है हमारा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बाय कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। जो रेशियो एनालिसिस है बच्चा वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है ताकि हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कर सकें। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चा, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस, लाइक एक कंपनी की परफॉर्मेंस हम मेज़र करते हैं दूसरी कंपनी से या फिर कुछ स्टैंडर्ड से। मतलब हम अपनी ही कंपनी से नहीं कंपैरिजन करते हैं उसकी पास्ट परफॉर्मेंस के साथ, हम अपनी ही कंपनी की परफॉर्मेंस हमारी ही इंडस्ट्री में कोई जो और कंपनी है उसके साथ कंपैरिजन करते हैं, या फिर इंडस्ट्री ने जो स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं उसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं। लाइक इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड्स है डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 होना चाहिए और मेरी जो डेब्ट इक्विटी रेशियो आ रही है वो 3:1 आ रही है, तो भाई होनी कितनी चाहिए 2:1।
जबकि हमारी है कितनी 3:1। तो हम इसको कंपैरिजन करेंगे और हमें पता चल रहा है ना भाई गलत है हमारा स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, भाई हमारा डेब्ट ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ पे काम करना शुरू करेंगे ताकि हम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उन्होंने जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए हैं ऑब्वियसली वो पूरी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली किए हैं, बेटर किए होंगे। तो जब आपने देखा भाई अब आपकी कंपनी की पोजीशन बेटर नहीं है, बिकॉज जो 2:1 होना चाहिए वो आपका 3:1 है, तो आपको वो वहाँ से पता चल गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज़ पे काम करना शुरू कर देंगे ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करके अपनी रेशियो को एटलीस्ट 2:1 कर सके। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में, या फिर आपने बी कंपनी की स्टैंडर्ड्स के साथ, बी कंपनी की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ मेजर करा, उनकी जो रेशियो थी भाई वो आपकी रेशियो से मच बेटर थी। तो यहाँ पे बेसिकली रेशियो एनालिसिस ने आपको बच्चा डाटा प्रोवाइड करवा दिया ताकि आप क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस कर सके। हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी कर सकते हैं, अपनी ही कंपनी की परफॉर्मेंस अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं और हमें पता चल रहा है भी पास से हम अब बेटर इंप्रूव करते जा रहे हैं, हम ग्रोथ कर रहे हैं, प्रॉफिट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर लास्ट ईयर के मुकाबले हमारा प्रॉफिट कम होता जा रहा है, सेल्स कम होते जा रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है और फिर हम उस वीक पॉइंट्स को ढूंढ के उस पर कवर अप करेंगे। डन। Then fifth one है बच्चा, to provide information derived from the financial statements useful for making projections and estimates for the future। भाई जब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू आपकी सारी फिगर्स, तो सेल्स प्रॉफिट आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट से पता चला, तो वो यही बोल रहे कि टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जो आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट से इंफॉर्मेशन निकाली और फिर रेशियो एनालिसिस करा, तो यहाँ से जो आपकी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन निकली इसके बेस पे आप डिसीजन ले पाएंगे, आप फ्यूचर के अकॉर्डिंगली एस्टिमेट्स कर सकते हैं। भाई इसने एस्टिमेट करा ये 20% प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अगर इसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना लिया तो इसने एस्टिमेट करा अगर मैं इसी तरीके से काम करूंगा तो क्या पता मेरा प्रॉफिट परसेंटेज 30% चला जाए अकॉर्डिंग टू सेल्स। ठीक है, तो यहाँ से बच्चा आप फ्यूचर को बेसिकली फोरकास्ट वगैरह कर सकते हैं। कहाँ से फोरकास्ट किया आपने, जब आपने फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन निकाली, रेशियो एनालिसिस करा, फिनेंशियल स्टेटमेंट से जस्ट आपको फिगर्स प्रोवाइड की थी, उसको एनालाइज करके उससे जो इन्फॉर्मेशन फिनेंशियल डाटा आपने निकाला उसके बेस पे आपने फ्यूचर को फोरकास्ट कर लिया, डिपिक्ट कर लिया भी अगर हमने ऐसे ऐसे किया तो शायद हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है, हो तो कुछ भी सकता है, बट फिर भी आप डिपिक्ट कर सकते हैं ना, थोड़ा सा आइडिया तो ले सकते हैं ना और उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं। जब इसने देखा भाई मार्केटिंग में ऐसे करके अगर मैंने मार्केटिंग टीम में 10 बंदों को और हायर कर लिया इतने एक्सपेंस देके, फिर भी मेरा प्रॉफिट 10% से हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से हम फ्यूचर को भी डिपिक्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्शन बना सकते हैं, फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो बच्चा रेशियो एनालिसिस बेसिकली वही बात है, जब आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करा, वहाँ से जब आपका डाटा निकला तो आपने देखा क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या आपके वीक पॉइंट्स है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आप अपना और स्ट्रॉन्ग करेंगे, वीक पॉइंट्स को आप अपना कवर अप करने की कोशिश करेंगे, उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो वही सारी चीज़ें बता रहा है भाई, ये पता चल गया किस बिजनेस में, मैं कह रही हूँ जो आपका बिजनेस है, लाइक जो कंपनी थी ABC, भाई ये 4 बिजनेस करती है। ठीक है, ये चिल्ड्रन के गारमेंट्स भी बनाती है, ये वुमेंस के भी बनाती है, ये मेंस के भी बनाती है। ठीक है, इसके ये 3 सेक्शन थे। जब इसने तीनों को एनालिसिस करा तो इसने देखा वुमेंस का भी सही चल रहा है और चिल्ड्रन का भी सही चल रहा है, बट जो मेन सेक्शन है भाई वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रहा है। ठीक है, इसको पता चल गया ना कौन से एरिया को अटेंशन की ज़रूरत है, मेन सेक्शन को अटेंशन की ज़रूरत है। ठीक है, ये यहाँ पर क्या करेगा, अभी इसके ऊपर वर्क करना शुरू करेगा। अगर इसको दिख रहा भाई मेन सेक्शन बिल्कुल ही प्रॉफिट नहीं दे पा रहा तो वो उसके अंदर अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह चेंज करेगा, जो भी उसको इंप्रूवमेंट लगेगी वो उस तरीके से बेटरमेंट के लिए उसकी करेगा ताकि भाई तीनों सेक्शन उसके अच्छे से इंप्रूव करे। ऑब्वियसली बात है तो 2 सेक्शन अच्छे से करे, तीसरा सेक्शन कहीं ना कहीं उनको अफेक्ट भी करेगा, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को हमारी। तो यही बात है भाई, रेशियो एनालिसिस करके आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, मतलब किस एरिया में आपको टेंशन की ज़रूरत है, किस एरिया में आपको काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ अपने अपनी लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी वगैरह ये सब देख लेते हैं। एनालिसिस तो आप क्रॉस सेक्शनल टाइम सीरीज एनालिसिस आपके कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप अपना फ्यूचर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। भाई अगर हमने ऐसे किया तो हम इस बेस पे हम ये कह रहे हैं भाई पास्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पे अगर हमने ऐसा किया तो फ्यूचर में ये हो सकता है, इतना प्रॉफिट हम कर सकते हैं। डन। तो ये था बच्चा हमारा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस।
अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड बच्चा दो छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल इजी से। इस टॉपिक से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन है बच्चा आपके थ्योरी क्वेश्चन ही है, बिकॉज हमारा जो वो था आज का लेक्चर था वो थ्योरी बेस्ड ही था। नॉर्मली हमारे इस वाले चैप्टर से बच्चा जो आपकी स्टार्टिंग वाली मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह एडवांटेजेस लिमिटेशंस है, यहाँ से आपके 95% क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा था। 95 आपका प्रैक्टिकल पोर्शन, मतलब जो चारों रेशियोज है, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी और जो हमारा एक सॉल्वेंसी, यहाँ से ही पूछ रहा था। बट फिर भी 5% चांसेस है, क्योंकि एक दो बार क्वेश्चन आया लिमिटेशंस का, एडवांटेजेस का, ऑब्जेक्टिव्स का, तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आपको आज वाले जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उसका मीनिंग है, वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि इन केस आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे बच्चा अपने कल वाले नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक, जहां पे हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ठीक है, आज हमने मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, कल हम इसकी एडवांटेजेस देखेंगे और साथ ही साथ उसकी क्या लिमिटेशंस है वो भी देखेंगे। डन। तो बच्चा मिलेंगे अपने कल वाले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।